फंडामेंटल प्रश्न पर आएंगे और हम देखेंगे कि इतिहास वास्तव में क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, आपने इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं तो पढ़ी होगी, डेफिनेटली बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी गई होगी। आपने पढ़ा होगा कि इतिहास अतीत का अध्ययन है। क्या है? अतीत का अध्ययन है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस परिभाषा से अलग लेकर चलूंगा, थोड़ा सा अलग। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि अतीत का अध्ययन इतिहास है, मैं आपको यह कहूंगा कि अतीत के समक्ष पक्षों का अध्ययन, अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन, सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर सभी पक्ष क्या है, तो अभी तो बताया, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इतिहास की यह बहुत संकीर्ण परिभाषा होगी यदि आप सिर्फ ये कहे कि अतीत का अध्ययन इतिहास है, बल्कि क्या कहेंगे? अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन क्या है? तो हेडिंग लगाओ, इतिहास क्या है। अब एक एक करके बच्चों चीजों को समझते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे शानदार तरीके से और धैर्य के साथ चलेंगे। धैर्य समझते हो? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे कि सर आज ही ऐसी घुट्टी पिला दे सारा इतिहास याद हो जाए। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, तो उनको यह जानना चाहिए कि धैर्य का फल ही क्या होता है? मीठा। क्योंकि जब वो भी 4-5 क्लास होने के बाद इस क्लास को समझेंगे तो कहेंगे वाह, ये हमारा इंट्रोडक्शन का काम कर रहा था। क्या कर रहा था? इंट्रोडक्शन का काम। तो पहला पॉइंट लिखिए, इतिहास क्या है, और उसके सामने लिखिए एक लाइन, अतीत के समस्त पक्षों का अध्ययन, अतीत के समक्ष पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत के समस्त पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ये पक्ष है, अगली लाइन में, ये पक्ष है, ये पक्ष है। ये पक्ष क्या है बच्चों? है नंबर 1 सामाजिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष एवं सांस्कृतिक पक्ष, एवं सांस्कृतिक पक्ष। ये पक्ष कौन कौन से है? बताओ इतिहास की परिभाषा। इतिहास के अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? और ये पक्ष कौन कौन से है? इन सब का अध्ययन करेंगे। क्लियर हुआ? हेडिंग लगाएंगे, इतिहास का लेखन, दूसरा हेडिंग। और इसके बारे में आज हम आपको बहुत शानदार शानदार चीजें बताएंगे कि इतिहास का लेखन वास्तव में कैसे है। इतिहास का लेखन कैसे है। देखिए, इतिहास के पक्षों की बात यदि हम करेंगे बच्चों, सॉरी लेखन की बात हम करेंगे, तो इतिहास का लेखन सबसे पहले किसने शुरू किया? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार था। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे, है ना। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार था और उसने पहली किताब लिखी थी दोस्तों, हिस्टोरिका। कौन सी किताब लिखी थी? हिस्टोरिका संसार में इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक है। और यह पुस्तक 500 बीसी के आसपास की लिखी गई बताई गई है बच्चों। किसके आसपास? 500 बीसी के आसपास लिखी गई बताई गई है। और हेरोडोटस ने इस पुस्तक में, हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था दोस्तों। कहां का था? यूनान या ग्रीक का रहने वाला था हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका में भारत का भी वर्णन किया है दोस्तों। हेरोडोटस ने भारत पर एक ईरानी आक्रमण के बारे में बताया है। भारत में डेरियस का आक्रमण हुआ। डेरियस को समझते हो दोस्तों आप? डेरियस दारा प्रथम, डेरियस फर्स्ट यानी दारा प्रथम का आक्रमण हुआ। और वह कहता है कि दारा प्रथम के साम्राज्य का भारत 20वां भाग था। कितनेवां भाग था? यानी ईरान का राजा था हकमनी साम्राज्य का दारा प्रथम,
और उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि जो भारत का उत्तर पश्चिमी प्रांत है, सिंध और पंजाब वाला, वो कौन सा भाग था? 20वां भाग था। यह जानकारी हमें कौन देता है? हेरोडोटस देता है। तो हेरोडोटस ने इतिहास लिखा, और सबसे बड़ी जबरदस्त बात यह थी कि हेरोडोटस ने भारत के बारे में भी वर्णन किया। लेकिन दोस्तों, एक बात को ध्यान रखिए, भारी संख्या में लोगों ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। भारतीयों को इतिहास का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। भारत क्या इतिहास लिखना जानता था? नहीं लिखना जानता था। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति अपवाद है दोस्तों, और वो है डॉक्टर कीथ। क्या नाम है? डॉक्टर कीथ। डॉक्टर कीथ कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास लिखने का जबरदस्त ज्ञान था। क्या कहते हैं? भारतीयों को। ऐसा क्वेश्चन कभी आपको दिख सकता है, कौन से इतिहासकार कहते हैं कि भारतीयों को प्राचीन काल में इतिहास लेखन का ज्ञान था? और 4 ऑप्शन दे सकता है बच्चों। तो कौन कहता है? डॉक्टर कीथ कहता है कि भारतीयों को इतिहास लिखने का जबरदस्त ज्ञान था। और ऐसा नहीं है कि कीथ सिर्फ इस बात को कहता है, बल्कि वह इस बात को सिद्ध भी करता है अशोक के अभिलेखों से, रुद्रदामन के अभिलेखों से, और दोस्तों खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से। वह बताता है कि देखो इतिहास को कितने शानदार तरीके से भारतीयों ने बताया। अशोक के अभिलेखों में क्या लिखा गया है? इतिहास और सिस्टमेटिक घटनाएं लिखी गई है। और वेद, रामायण, महाभारत यानी महाकाव्य, मनुस्मृति, और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दुनिया में सबसे पहली बार राजा के कर्तव्य बताता है। क्या बताता है? और आपको जानकर हैरानी होगी, चाणक्य को तो दोस्तों हार्वर्ड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि चाणक्य ने दुनिया में सबसे पहले संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? संप्रभुता, सोवरेंटी। जानते हो ये शब्द संप्रभुता? जब आप आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से अपने निर्णय स्वयं लेते हो तो आप संप्रभु हो। लेते हो या तुम्हारे निर्णय कोई और लेता है? अभी तुम खुद ही लेते होंगे, है ना? या कभी कभी कोई और बाबू सोना ले लेता है? अच्छा, शादी हो जाने दो, तब देखते हैं तुम्हारे निर्णय कौन लेता है। कोई और तो सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर लेगा। तो संप्रभुता क्या है? जो अपने निर्णय और बाकी निर्णय। अच्छा, यहां पर एक बात को ध्यान से समझो। तो बताइए, भारतीयों को इतिहास का ज्ञान था कि नहीं था? तो लिखो इतिहास के लेखन में पहला पॉइंट, अभी से सिस्टमेटिक करके लिखते हैं। हेरोडोटस संसार का पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास का लेखन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट लाइन में पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगला पॉइंट, हेरोडोटस ने प्रथम पुस्तक या प्रथम ग्रंथ लगभग 500 बीसी में हिस्टोरी का लिखा था। लगभग 500 बीसी में हिस्टोरी का लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट, हेरोडोटस यूनान या ग्रीक के रहने वाले थे। हेरोडोटस यूनान या ग्रीक के रहने वाले थे। यूनान या ग्रीक के रहने वाले थे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अपनी पुस्तक, नेक्स्ट पॉइंट, अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने ईरानी साम्राज्य हकमनी, किसका? हकमनी का वर्णन किया है। और उसने बताया है कि ईरानी सम्राट
डेरियस या दारा ने, ईरानी सम्राट डेरियस, डेरियस या दारा ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर नहीं, पश्चिमोत्तर भारत पर लिखो, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। चलो भाई, हेरोडोटस के बारे में आज आपको एक बात का पता चला कि हिस्टोरिका में उन्होंने भारत का वर्णन भी किया है। उनके अनुसार पश्चिमोत्तर भारत का वर्णन किया है। हां, ये लिखवाया था ना, सेंटेंस पूरा करो, पश्चिमोत्तर भारत का वर्णन किया है। अगला पॉइंट, अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने पश्चिमोत्तर भारत का वर्णन किया है, लिख लिया। उससे आगे, अच्छा, उनके अनुसार पश्चिमोत्तर भारत, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, उनके अनुसार पश्चिमोत्तर भारत दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। क्या था बच्चों? 20वां प्रांत था। कौन सा प्रांत था? 20वां प्रांत था। तो हेरोडोटस क्या कहता है दोस्तों? हेरोडोटस 20वां प्रांत बताता है हमें। इसका मतलब हेरोडोटस इतिहास की जानकारी हमें देता है और भारत के संबंध में भी जानकारी देता है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे एक पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करके। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था। भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, परंतु इस अवधारणा को खंडित करते हुए डॉक्टर कीथ कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान था। भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान था। सम्राट अशोक, अगला पॉइंट, सम्राट अशोक, रुद्रदामन, खारवेल, सब आगे आएंगे बच्चों, अभी लिखना है। खारवेल और स्कंदगुप्त, नाम सुना है? और स्कंदगुप्त जैसे शासकों के अभिलेखों से हमें इतिहास की व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध होती है। ब्लैंक स्लाइड का, व्यवस्थित जानकारी होती है कि नहीं? अशोक के अभिलेखों से व्यवस्थित जानकारी मिलती है। अशोक कहता है मैंने ऐसे प्रशासन को व्यवस्थित किया। रुद्रदामन कहता है मैंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के शासकों की वंशावली देता है कि नहीं देता है? खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में हमें ढेरों जानकारी मिलती है। बताओ कौन कहता है भारतीयों को इतिहास की जानकारी नहीं थी? हाँ, लिखिए, दो पैराग्राफ चेंज करके अगला पॉइंट। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी साहित्यिक स्रोत बच्चों के आधार पर भी कहा जा सकता है कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी थी। भारतीयों को इतिहास लेखन की
जानकारी थी। इसी में वेद पुराण महाकाव्य, वेद पुराणों, वेदों पुराणों महाकाव्यों, वेदों पुराणों महाकाव्यों, मनुस्मृति, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र से, और चाणक्य के अर्थशास्त्र से इतिहास लेखन, इतिहास लेखन की जानकारी प्राप्त होती है, इतिहास लेखन की जानकारी प्राप्त होती है। संसार में पहली बार, अगला पॉइंट, अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में, संसार में पहली बार, सर्वप्रथम अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में चाणक्य ने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में चाणक्य ने राजा के कर्तव्यों को बताया है। अरे किसके कर्तव्यों को बताया है? राजा के कर्तव्यों को बताया है। इसी ग्रंथ में चाणक्य ने, कंटिन्यू करेंगे, इसी ग्रंथ में चाणक्य ने राजनीति के प्रमुख सिद्धांत, राजनीति के प्रमुख सिद्धांत, संप्रभुता की चर्चा की है। संप्रभुता की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? संप्रभुता की चर्चा की है। और दोस्तों, संप्रभुता को पहली बार बताने वाले, बाद में जॉन लॉक ने, बाद में ऑस्टिन ने और इन महान चिंतकों ने संप्रभुता के बारे में बताया दोस्तों, लेकिन सबसे पहले दुनिया में किसने बताया? चाणक्य ने कहा था राजा का संप्रभु होना जरूरी है, यदि राजा संप्रभु नहीं होगा तो उसके निर्णयों को कोई भी प्रभावित करता रहेगा। ऐसा ही है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है। अमेरिका, चाइना उसकी संप्रभुता से छेड़छाड़ करते रहते हैं, तो शासक का संप्रभु होना जरूरी है। बताओ इतिहास का लेखन सबसे पहले किसने शुरू किया? पहली किताब कौन सी लिखी? हिस्टोरी का। कहां के रहने वाले थे? क्या भारत का वर्णन किया इन्होंने? क्या बताते हैं? दारा प्रथम ने आक्रमण किया और भारत को कौन सा भाग बनाया? 20वां। लेकिन कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं? भारतीयों को इतिहास का ज्ञान, लेकिन डॉक्टर गीत क्या कहते हैं? है, वो कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और साहित्यिक स्रोत हमें बताते हैं भारतीयों को इतिहास का। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो भी समझना। भारतीय तिथि लिखकर, डेट्स लिखकर इतिहास नहीं लिखते थे। जैसे इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, ऐसे इतिहास लिखते थे, है ना? ऐसा इतिहास सुक्रम तरीके से लिखा गया पहली बार 12वीं शताब्दी में। आपने ग्रंथ का नाम लिखा होगा दोस्तों, राज तरंगिणी। क्या लिखा होगा? राज तरंगिणी। सुना है? राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? कल्हण के द्वारा लिखा गया। और इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। किसका इतिहास? ये इतिहास लेखन का सबसे व्यवस्थित ग्रंथ है भारत में पहला। तारीखों के साथ इतिहास लेखन की जो परंपरा भारत में शुरू हुई वो कब हुई? 12वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? कौन सा ग्रंथ लिखा गया? पैराग्राफ चेंज करो। 12वीं शताब्दी एडी में, 12वीं शताब्दी एडी में, 12वीं सदी एडी में, ईस्वी में कल्हण ने इस इतिहास का, कल्हण ने इतिहास का सुव्यवस्थित, इतिहास का सुव्यवस्थित, अच्छे तरीके से, व्यवस्था के साथ एवं पक्षपातपूर्ण रहित, पक्षपात रहित ऐसे लिखो, एवं पक्षपात रहित इतिहास लिखा। पक्षपात रहित इतिहास लिखा। दोस्तों, इतिहास का पक्षपात रहित होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतिहास तारीखों की गवाही नहीं देता, है ना?
यदि मान लीजिए इतिहास को हम बच्चों किसी की प्रशंसा में ही लिखते रहे तो फिर तो हम सही जानकारी उस इतिहास के बारे में नहीं जान पाएंगे। इतिहास का समालोचनात्मक अध्ययन जरूरी है। इसका मतलब समझ पा रहे हो? यानी इतिहास का पक्ष और विपक्ष दोनों लिखा जाना जरूरी है। यही तो काम है लिखने वालों का और यही तो काम है मीडिया का कि वो सही तरीके से सब कुछ लिखे। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? चलो इतिहास में ही चलेंगे तो बेहतर होगा। तो इसलिए इतिहास का सुव्यवस्थित अध्ययन करें। कल लिखा इन्होंने, लिखे कल्हण ने, अगला पॉइंट, कल्हण ने कश्मीर के इतिहास पर, कल्हण ने कश्मीर के इतिहास पर राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा था। कश्मीर के इतिहास पर राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों? राजतरंगिणी। तो आप क्या कह सकते हैं? राजतरंगिणी भारत के इतिहास में पहला पक्षपात रहित और सुव्यवस्थित ग्रंथ है। कह सकते हैं? इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऊपर लिख चुके कि पहली बार किया इन्होंने। तो राजतरंगिणी पहला ग्रंथ है। बताओ, इतिहास का लेखन का ज्ञान तो पहले से था, लेकिन दोस्तों आपको क्या यह समझ में नहीं आया कि साम्राज्यवादी इतिहासकार ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, इतिहासकार साम्राज्यवादी है। दो तरह के इतिहासकार होते हैं दोस्तों, ध्यान से सुन लो, ये बहुत शानदार विवेचना है और किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतिहासकार दो तरीके के हैं। एक दृष्टिकोण है राष्ट्रवादी इतिहासकारों का, इतिहासकार है बच्चों, और एक है साम्राज्यवादी। इसको ध्यान से सुनना बिल्कुल, बहुत ज्यादा आपके दिमाग की परतें खुल जाएंगी आज सुनकर। और एक है राष्ट्रवादी। दो तरह के इतिहासकार है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने जानबूझकर भारत के इतिहास को शानदार तरीके से प्रस्तुत नहीं किया, जानबूझकर। और हमारे अतीत को बच्चों उन्होंने बहुत दकियानूसी बताया, बहुत खराब ढंग का बताया, ताकि हम अपने अतीत पर गौरव ना कर पाए और हम हीनता की भावना से भरे रहे। हमें हीनता की भावना में रखना भी उनके कार्य का एक हिस्सा था। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज्यादा दिनों तक किया जा सकता था क्या? मैकाले ने क्या कहा? लॉर्ड मैकाले का नाम सुना है? लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मुझे भारत में काले अंग्रेज बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। परंतु हमें काला कहा जाता था बच्चों। तुम लोगों में से जो गोरे लोग, सारे गोरे ही है, जो गोरे लोग होंगे वो अपने आप पर इतराना मत। मैकाले उन्हें क्या कहता था? काले कहता था। तो मुझे काले अंग्रेज बनाने हैं, शरीर से भारतीय हो। भाई आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, प्लानर लो और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ। मैंने बताया ये विवेचना आपको किताबों में नहीं लिखी मिलेगी भाई, जिस सार्वजनिक तरीके से। और ये जड़ है, यहीं से इतिहास की जड़ बैठती है। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू कर देता तो ये सब बातें तो जान ही नहीं पाते कभी भी। और मैकाले ने पूछा, मैकाले ने कहा और भारतीयों को इतिहास का ज्ञान है? बिल्कुल नहीं है। और भारतीयों की कोई सभ्यता और संस्कृति है? इनकी सभ्यता और संस्कृति तो दकियानूसी है और इन्हें तो सांप सपेरों का खेल आता है बस दिखाना। बीन बजाओ, सांप नचाओ। और जब मैकाले से पूछा गया कि हमारा साहित्य कैसा है, तो बच्चों दिल थाम कर बैठ जाना। उन्होंने जानते हो क्या कहा? एक नंबर का घटिया साहित्य। और उसने कहा कि भारत का सारा साहित्य एक तरफ कर दो और ब्रिटेन की लाइब्रेरी के एक अलमीरा में, एक बॉक्स में रखी हुई किताबें भी भारत के सारे साहित्य से ज्यादा अनमोल है। कहा भारत में एक व्यक्ति का जन्म अब तक नहीं हुआ है दोस्तों। यदि उसका जन्म हो जाता तो मैकाले की हिम्मत ना होती कहने की। वह व्यक्ति कौन है? वह विवेकानंद है। कौन है? 1863 में इसका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ दोस्तों, सॉरी इनका, है ना। और 1863 में जन्म हुआ और बहुत कम वर्ष जिए दोस्तों, बहुत कम वर्ष, 1902 में मर गए, 39 साल। लेकिन साम्राज्यवादी इतिहासकारों के मुंह पर और मैकाले के मुंह पर इन्होंने ही तमाचे रसीद किए। क्या कहकर? विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, जानते हो, और वहां उन्होंने भाषण दिया और वहां का भाषण सुनकर सारा पाश्चात्य समाज हिल गया। और अब ध्यान से सुनना, साम्राज्यवादी इतिहासकारों को उन्होंने कैसे लताड़ा। और 3 न्यूज़पेपर ने दोस्तों, कितने न्यूज़पेपर ने? जो समय दुनिया के सबसे श्रेष्ठ न्यूज़पेपर थे और भारतीय नहीं थे, उन न्यूज़पेपरों ने क्या लिखा विवेकानंद के बारे में? एक न्यूज़पेपर था न्यूयॉर्क क्रिटिक। क्या था? न्यूयॉर्क क्रिटिक। एक न्यूज़पेपर था न्यूयॉर्क हेराल्ड और एक न्यूज़पेपर था रोमिया रोला। इन 3 न्यूज़पेपर ने क्या लिखा जानना चाहोगे? न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा, विवेकानंद को सुनकर ऐसा लगा जैसे ईश्वर को सुन लिया हो।
विवेकानंद को सुनकर ऐसा लगा जैसे ईश्वर को सुन लिया हो, और ऐसे वक्ता को हमने आज तक नहीं सुना। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने क्या लिखा? न्यूयॉर्क हेराल्ड लिखता है दोस्तों कि भारतीय संस्कृति सबसे महानतम संस्कृति और भारतीय धर्म सबसे महानतम धर्म है। यह किसने लिखा? बिल्कुल। और हम क्या कहते हैं? न्यूयॉर्क रोमियोला क्या लिखता है? आप ध्यान से सुनना। हम कहते हैं कि हमारे अंग्रेज बच्चे कहते थे कि हमारे कंधों पर यह बोझ है कि हम भारतीयों को कैसे शिक्षित करें। हम इस बोझ से दबे जा रहे हैं कि हम भारतीयों को कैसे शिक्षित करें। रोमियोला ने कहा कि हम क्या कहते हैं? हमारे कंधों पर यह बोझ है कि हम भारतीयों को कैसे शिक्षित करें। आज एक अकेला भारतीय पूरे वेस्टर्न समाज को शिक्षित करके चला गया। यह साम्राज्यवादी इतिहासकारों को क्या है? तमाचा। और बच्चों, हमारा राष्ट्रवादी चिंतन है ये। बात समझ में आई? तो साम्राज्यवादी इतिहासकार बच्चों आपके इतिहास को देखिए अनुचित बताने के लिए ये प्रयास करते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने बहुत शानदार लिखा है। और बच्चों, मराठों का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास है ना, और शानदार उत्तर भारत और आर्यों का इतिहास। और दयानंद सरस्वती को भूल गए क्या, जिन्होंने कहा था बैक टू वेदाज, वेदों की ओर। भारत केवल भारतीयों के लिए है, औरों के लिए कोई स्थान यहां पर। एनी बेसेंट ने तो कमाल ही कर दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी में उन्होंने कहा, उसका जब डॉक्यूमेंट पेश कर रही थी, जब रिसर्च कर लिया। थियोसॉफिकल मतलब पता है क्या होता है? रिसर्च करना। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य यह था कि प्राचीन संस्कृति और प्राचीन धर्मों पर रिसर्च करे। और जब रिसर्च पूरा हुआ और जब रिपोर्ट सामने रखी गई, तो एनी बेसेंट ने क्या कहा? संसार में सबसे महानतम संस्कृति हिंदू संस्कृति और सबसे महानतम धर्म हिंदू धर्म है। इसका मतलब साफ हो गया दोस्तों कि हमें इतिहास का लेखन था, लेकिन साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इस बात को कभी सामने आने नहीं दिया। यहां पर इतनी विवेचना अनिवार्य थी। तो क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो हमने बता दिया, पूरा ही लिखवा दिया हमने ये सब आपको, ठीक है? हमने सब कुछ लिखवा दिया है आपको, किस कैसे साहित्यिक स्रोत, ये सब बता दिया, ये सब बता दिया हमने। राजतरंगिणी भी हमने बता दिया आपको, ये साम्राज्यवादी दृष्टिकोण आपको बता दिया दोस्तों।